अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है रियल एंड अपीरेंट वेट, कि किसी जिस्म का रियल वेट क्या होता है और वहीं उसका अपीरेंट वेट क्या होता है। आज के टॉपिक के अंदर हमने इसको कवर करना बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सिलेबस का, काफ़ी मरतबा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। रियल वेट है क्या बेटा, इसको डिफाइन करते हैं। द वेट ऑफ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज रियल वेट, कि किसी जिस्म के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, उसकी वजह से जो वेट जाहिर होगा वो उसका रियल वेट बेटा कहलाता है। ये सिंपलर डेफिनेशन है। किसी भी एक जिस्म का रियल वेट हमेशा बेटा स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। दूसरा है बेटा अपेरेंट वेट। द वेट ऑफ बॉडी ड्यू टू एक्सीलरेशन अप और डाउन इज कॉल्ड एज अपेरेंट वेट। किसी जिस्म का वो वेट जो किसी एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से पैदा होता है, इस तरह के वेट को बेटा कहते हैं अपेरेंट वेट। दोबारा से बात को सुन लीजिएगा बेटा। अपेरेंट वेट जिस्म का हमेशा किसी न किसी एक्सीलरेटिंग सिस्टम में ही जाहिर होगा। एक ऐसी जगह के ऊपर जिस्म मौजूद हो जहां सारा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा हो, तो उस एक्सेलरेटिंग सिस्टम के अंदर उसका अपेरेंट वेट बेटा जाहिर होता है। इसको भी बेटा स्प्रिंग बैलेंस से ही मेजर किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस। लेकिन इस स्प्रिंग बैलेंस को इस्तेमाल किया जाएगा एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो एक्सेलरेट कर रहा होगा, जिसके पास एक्सेलरेशन होगा। ठीक है बेटा, तो इसके लिए गौर कीजिएगा। हम फर्ज करेंगे, कंसीडरेशन करेंगे कि हमारे पास एक कोई लिफ्ट है। अपेरेंट वेट को टी से जाहिर किया जाएगा इस टॉपिक के अंदर, जबकि उसके रियल वेट को कैपिटल डब्ल्यू से जाहिर किया जाएगा। तो जब लफ्ज़ टी टेंशन का इस्तेमाल किया जाएगा तो रिप्रेजेंटेशन हो रही होगी अपेरेंट वेट की, जबकि कैपिटल डब्ल्यू से रियल वेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो इन दोनों के दरमियान में आपने फ़र्क जहन में रखना है बेटा। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अगर अपेरेंट वेट को हम देखना चाहेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास एक लिफ्ट है। लिफ्ट के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस है आपके पास, जिसके साथ एक मैस एम को अटैच किया गया है। अब इस मैस के अटैच करने की वजह से कोई ना कोई मैस का वेट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और वहीं स्प्रिंग के साथ जो ये हुक मौजूद है, हुक के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी बेटा। तो दो फोर्सेस हैं, एक तो टेंशन जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी मास के लटकाने से, और दूसरा वेट उसका जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। बेटा एक ऑब्जर्वर है जो इस लिफ्ट के अंदर मौजूद है, जो इस स्प्रिंग के ऊपर लगे हुए इन मेजरिंग पॉइंट्स के ज़रिए से हमें बताएगा कि वेट के अंदर इंक्रीज आ रहा है या फिर वेट के अंदर बेटा डिक्रीज आ रहा है। तो हेयर इस कोई ना कोई यहाँ मेजरिंग पॉइंट्स भी साथ मौजूद होंगे, स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर लगे हुए होते हैं बेटा। तो आपने ये जहन में रखना है, ये ऑब्जर्वर है। पहला केस है बेटा, लिफ्ट रेस्ट में है। ठीक है बेटा, रेस्ट की कंडीशन में है और कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रही है, कांस्टेंट स्पीड। अब लिफ्ट की ये कंडीशंस कब बनती हैं? अचानक से जब चलती है तो उस वक्त इसके पास एक्सेलरेशन होता है, और जब ये ठहर रही होती है तो उस वक्त भी लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन होता है, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। जबकि बाकी रेस्ट ऑफ द जर्नी, जितना कुछ भी बाकी सफ़र होता है, उसके अंदर बेटा इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। तो उस कांस्टेंट स्पीड के लिए यहाँ पर एक कंडीशन बेटा आपने जहन में रखनी है कि एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट आपके पास 0 होगा। ये 3 पॉइंट्स, रेस्ट की हालत में है लिफ्ट या कांस्टेंट स्पीड के अंदर, तो एक्सेलरेशन 0। तो यहाँ पर गौर करें, दो फोर्सेस हैं और दोनों में से कोई भी आप एक हाई कंसीडर कर सकते हैं। तो इसीलिए नेट फोर्स बेटा होगी वेट माइनस टेंशन, जो आपके सिलेबस के अंदर लिखी गई है। तो आप इसको टेंशन माइनस वेट भी कर सकते हैं, इट्स ओके, क्योंकि ये रेस्ट की हालत में है। तो ये आपके पास मैस एक जैसी फोर्सेस महसूस कर रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट भी। तो इसीलिए F बराबर होगा mg माइनस टी, क्योंकि वेट बराबर होता है बेटा mg के।
सिंपलर इसको लिखा गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, कि किसी भी जिस्म के ऊपर अमल करने वाली नेट फोर्स का कंसेप्ट सेकंड लॉ देता था। ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। F बराबर है एम ए, दोनों फोर्सेस हैं, लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी आपस में बराबर कर देंगे। एम जी माइनस टी बराबर होगा एम ए के। अब यहाँ से नई चीज़ हमें, जब लिफ्ट रेस्ट की हालत में होती है या कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रही होती है तो उस वक्त बेटा इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ये ज़ीरो होता है। अब यहाँ अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एम ए का फैक्टर ज़ीरो हो जाने की वजह से एम जी माइनस टी बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। टी बराबर होगा बेटा एम जी के, या इसको सिंपली लिखें टी बराबर है डब्ल्यू के। टी मैंने क्या कहा था कि हम अपेरेंट वेट को रिप्रेजेंट करेंगे और W एज अ वेट यहाँ पर उसका रियल वेट होगा। तो ये कंडीशन हमें बता रही है कि जिस्म का अपेरेंट वेट हमेशा उसके रियल वेट के बराबर होता है। तो ये कंडीशन है, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट। ठीक है बेटा, ये आखिर में कमेंट लाजमी कीजिएगा कि जब लिफ्ट रेस्ट की हालत में होती है या कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रही होती है तो उसके दोनों जो वेट्स हैं, चाहे वो रियल हो या अपेरेंट हो, वो बराबर हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रही। ठीक है बेटा, तो अपेरेंट वेट ज़ाहिर तो उस वक्त होता है कि जब एक्सेलरेट हो। अब चूँकि यहाँ पर एक्सेलरेट नहीं हो रहा तो इसीलिए हमें स्प्रिंग बैलेंस ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि टेंशन वेट के बराबर है, इसीलिए अपेरेंट वेट रियल वेट के बराबर। दूसरा केस बेटा, फ़र्ज़ कर लेते हैं लिफ्ट मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर विद एन एक्सेलरेशन ए। लिफ्ट जब स्टार्ट होना शुरू होती है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से फ़ौरन उसकी वेलोसिटी बदल रही होती है। तो बदलती हुई वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन हमेशा इसके पास ज़रूर आ जाएगा। अब यहाँ से ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्व क्या करता है, फोर्सेस यहाँ से गौर कीजिएगा। हायर द फोर्स, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रही है तो टेंशन लार्जर फोर्स होगी, जबकि वेट की फोर्स स्मॉलर होगी। तो नेट क्या होगा बेटा, लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो टेंशन में से माइनस एम जी बनेगा। आप फोर्स की वैल्यू यहाँ पर लिखें तो टी माइनस एम जी बन जाएगा। सेकेंड लॉ ये हमेशा नेट फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एम ए के बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं दोनों मसावातों की, तो राइट हैंड साइड्स भी इनकी बेटा आपस में बराबर हो जाएंगी। टी माइनस एम जी बराबर होगा एम ए के। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, जो माइनस की टर्म एम जी है इसे दूसरी तरफ लेके जाएं, एम ए प्लस एम जी। अब यहाँ से गौर कीजिए, ये अपेरेंट वेट है और इधर बेटा ये एम जी रियल वेट है। तो रियल वेट में कोई ना कोई एक फैक्टर एम ए का ऐड हो रहा है, तब वो अपेरेंट वेट के बराबर दिखाई दे रहा है। तो अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी, apparent weight of body is increased। बात समझ आ रही है बेटा, जब लिफ्ट एक एक्सेलरेशन ए के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में हरकत करती है तो उस वक्त हमेशा जिस्म का अपेरेंट वेट उसके रियल वेट से बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है सर, एम ए फैक्टर यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड वन केस है बेटा, व्हेन द लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, कि जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हरकत कर रही होती है तो इस कंडीशन के अंदर फिर से हमारे पास ये ऑब्जर्व किस तरह से करता है कि हायर द फोर्स अब वेट की है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नीचे की तरफ फोर्स जो एक्ट कर रही है वो लार्जर होगी एम जी, और टेंशन स्मॉलर होगी माइनस टी, इसको लिखेंगे। नेट फोर्स हायर फोर्स में से लोअर फोर्स को माइनस करने से यहाँ पर F बराबर होगा एम जी माइनस टी। सेकेंड लॉ से F बराबर होता है एम ए के। लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी बराबर हो जाएंगे। एम ए बराबर होगा एम जी माइनस टी। माइनस टी के फैक्टर को इस तरफ लेके आएँ, जबकि बेटा एम ए के फैक्टर को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो टेंशन बराबर होगी एम जी माइनस एम ए। अपेरेंट वेट रियल वेट में से कोई फैक्टर कम होगा तब यहाँ पर हमें इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पर बेटा अपेरेंट वेट डिक्रीज़ हो जाता है, अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी डिक्रीज्ड, ये हमें रिज़ल्ट मिल रहा है।
कि अगर एक लिफ्ट यानी कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट कर रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो उसका अपेरेंट वेट डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ एक लिफ्ट जिसे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा था और ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अगर ये ए एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो हमेशा अपेरेंट वेट बढ़ जाता है बेटा। फोर्थ वन केस है व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कि लिफ्ट फ्री फॉल के अंदर आ रही है। ठीक है बेटा, उस केस के अंदर गौर कीजिएगा। फ्री फॉल के अंदर यहाँ पर ये बैठा हुआ ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पर टेंशन बराबर है mg माइनस ma। ठीक है बेटा, अब फ्री फॉल के अंदर a हमारे पास g के बराबर होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर, तो यहाँ ये फैक्टर t बराबर होगा mg माइनस mg बन जाएगा, क्योंकि हम a के इस फैक्टर को g से बदल देंगे तो ये टेंशन ज़ीरो हो जाएगी, मतलब अपेरेंट वेट ही ज़ाहिर नहीं होगा। हमें स्प्रिंग बैलेंस किसी किस्म का अपेरेंट वेट नहीं दिखाता अगर तो बॉडी फ्री फॉल के अंदर आ रहा है, यानी कि एक जो एक्सेलरेटिंग सिस्टम हमने कंसीडर किया था बेटा, अब अगर वो फ्री फॉल के अंदर आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो टेंशन यानी कि जिसे अपेरेंट वेट हमने कहा है, ये अपेरेंट वेट ज़ीरो होता हुआ दिखाई देता है। स्प्रिंग बैलेंस इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अब इसकी बेटा एप्लीकेशन हमारे पास कहाँ होती है? वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। जितना भी हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम है फ्री फॉल होता है वहाँ पर बेटा, इसीलिए जितने भी एस्ट्रोनट्स होते हैं या फिर जितना भी सिस्टम यहाँ से भेजा जाता है वहाँ तहकीक के लिए, वो ऐसे लगता है फ्री फॉल के अंदर है। तो फ्री फॉल हो जाने की वजह से अपेरेंट वेट तो ज़ाहिर नहीं हो रहा होता, तो किस तरह से वहाँ वर्कआउट किया जाए, कैसे हम वहाँ पर एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी को मेंटेन कर पाएँ ताकि सही तरीके से जो एस्ट्रोनट हैं और बाकी जितने भी हमारा सिस्टम होता है कि जिनको हम तहकीकात के लिए वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो किस तरह से सही तरीके से वहाँ पर काम करे, उसके लिए बेटा गौर कीजिएगा। लेट्स से फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास ये हमारी अर्थ है और इसके बाहर एक स्पेस शिप को भेजा गया है। इस स्पेस शिप के लिए बेटा दो कंडीशन ध्यान में रखिएगा। पहले इस स्पेस शिप को हम हॉरिजॉन्टल ऑफ द अर्थ से भेजते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऑफ द अर्थ से, तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है, ड्यूरिंग द फ्री फॉल कर्वेचर डिक्रीज करेगा बेटा, हॉरिजॉन्टल इंक्रीज हो जाती है। कब? जब आपने हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर इसे भेजा है। बात समझ आ रही है बेटा? हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर किसी एक स्पेसशिप के लिए अगर आप उसको अर्थ के हॉरिजॉन्टल भेज रहे हैं ना, तो हमेशा कर्वेचर जो रेडियस का कर्वेचर है बेटा वो डिक्रीज़ करता है फ्री फॉल के दौरान, और उस रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिक्रीज़ करने की वजह से इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड बढ़ जाती है। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड बढ़ जाने की वजह से होगा क्या कि ये किसी किस्म के ऑर्बिटल मोशन के अंदर नहीं आता। बात समझ आ रही है बेटा? तो यहाँ एक स्पेसशिप के लिए लाजमी होता है कि इसे पैरेलल भेजें, पैरेलल टू अर्थ। हमें फ़ायदा क्या होगा कि कर्वेचर हमेशा इक्वल हो जाता है कर्वेचर ऑफ द अर्थ के। ठीक है बेटा? तो कर्वेचर ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाने की वजह से फ़ौरन से वो किसी न किसी एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर अराउंड द अर्थ मूव करने लग जाता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि फ्री फॉल के अंदर ग्रेविटी को प्रोड्यूस कराने के लिए, और स्पेसिफिकली तौर पर कि कोई एक जो हम स्पेस से भेज रहे हैं वो किसी एक ऑर्बिट के अंदर मूव करे, तो उसके लिए लाजमी है कि जिस भी रेडियस के अंदर उसको भेजा जा रहा है उसकी स्पीड उसे एक ऐसे कर्वेचर के ऊपर मूव करने पर मजबूर कर दे जो कि अर्थ के कर्वेचर के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से देखें, जब हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर उसे भेजा जा रहा होता है तो उसका जो कर्वेचर है बेटा वो डिक्रीज़ कर जाता है अर्थ के कर्वेचर से, तो इसीलिए वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर हरकत नहीं कर सकता। इसके बाद है आपके पास ग्रेविटी फ्री सिस्टम क्या है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा गया है, तो इसकी डेफिनेशन बेटा आपने नोट करके रखनी है। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन फ्रेम ऑफ सैटेलाइट, कि किसी भी एक सैटेलाइट के फ्रेम के अंदर कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर सकती। इस तरह के सिस्टम्स को बेटा क्या कहा जाता है? ग्रेविटी फ्री सिस्टम कहा जाता है, कि किसी भी एक सैटेलाइट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को थामने के लिए कोई फोर्स मौजूद नहीं होती। अब इस तरह के सिस्टम को बेटा हम क्या कहेंगे? ग्रेविटी फ्री सिस्टम। बहुत से सैटेलाइट्स हैं हमारे पास,
तो सैटेलाइट सिस्टम के अंदर ग्रेविटी फ्री सिस्टम होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो बेटा ये था आज का आपका लॉन्ग क्वेश्चन, रियल एंड अपेरेंट वेट। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।